हेलो थ्रियन फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हो गए और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो यार आज मैं BDTH देख रहा था तो उसमें तो यार यूनर को पूरा चेंज कर दिया गया है। मतलब मैंने काफी दिन बाद देखा, यूनर ऐसे लग रही थी कि जैसे BDTH नोबल हमारे भारत में बनी हो, इंडियन गर्ल की जैसे लग रही थी वो। हालांकि मुझे सबसे ज्यादा प्यारी जो लगी वो लगी हमारी जिया। एक छोटी सी क्यूट सी है, लेकिन आगे चल के हमें इसके तांडव देखने को मिलने वाले हैं। और हाँ, ये भी बताना मुझे आप लोग कि जिस दिन क्यून मेडुसा वाला एपिसोड आए, क्या एक्सप्लेन करूँ कि ना करूँ, उस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो चलो अब अपने मुद्दे पे लौटते हैं, जो कि हमारी रिवर्थ की नोवेल है। तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब मार दो। जो भी आपके डाउट है और जो भी कमेंट है नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ और कर दो। तो अब मैं आप लोग को थोड़ा सा पिछला एपिसोड बता देता हूँ, जहाँ जोयान हाइमोचैंग से मिल जाता है। साथ ही साथ जोयान को सी शार्क ट्राइब के एल्डर भी मिलते हैं, जो कि होते हैं एल्डर हाई होंगतियान। साथ ही उसी टाइम पे उन लोगों को पता चलता है कि डीप सी का जो फॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा खराब हो चुका है और उसके अंदर उनके दोनों ही ट्राइब के मेंबर्स होते हैं। दो ट्राइब कौन सी, सी शार्क ट्राइब और सी सरपेंट ट्राइब। जिसके बाद अपना ठरकी जाता है, क्योंकि अब उसकी बॉडी के अंदर होते हैं जियो जोआन, जो कि होते हैं रैंक 5 के फॉर्मेशन मास्टर। इसके बाद वो वहां पहुंचते हैं तो सभी लोगों ने काफी ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं, लेकिन एल्डर हाई जोंगटियान काफी ज्यादा सभी को डांटते हैं और इसके बाद फॉर्मेशन को सही करने की कोशिश करते हैं एल्डर जियो जोआन, लेकिन वो उनसे होती नहीं है। जिसके कारण जोयान को चूज किया जाता है कि जोयान इसके अंदर जाएगा, लेकिन उसमें भी एक फाइट शुरू हो जाती है। अपना ठरकी हराता है और इसके बाद उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है। और एपिसोड मैंने यहीं पे एंड किया था। तो अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो तड़कता भड़कता पिछला एपिसोड जाकर देख लो। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे जियो जोआन जोयान से कहते हैं कि छोटे साथी, मैं कुछ देर के लिए इस एम्प्टी रियलम की फॉर्मेशन को स्टेबल कर दूंगा। आपको उसी चीज का प्रॉफिट उठाकर इसके अंदर एंटर होना है और वो फॉर्मेशन तोड़ देनी है जो कि अंदर है। जिसके बाद सभी लोग इससे बाहर निकल सकते हैं। जिसमें जियोन तुरंत ही सिर हिलाते हुए कहता है, एंसेस्टर क्या आप ठीक हैं? जिसमें जियो जोआन तुरंत ही कहते हैं, हाँ हाँ छोटे साथी, हालांकि मैंने अपनी सोल पावर को खो दिया है, लेकिन कुछ दिन आराम करने के बाद मैं इसे वापस से रिकवर कर लूंगा। हालांकि अभी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एम्प्टी रियलम की सिचुएशन, तो आपको जल्द से जल्द अंदर जाना चाहिए। जिसपे जियोन कहता है ठीक है, और इसके बाद उस फॉर्मेशन के गेट के पास जियोन पहुंचता है। हालांकि जियोन एंटर होने ही वाला था कि तभी एल्डर जोंगतियान जोयान को ग्रीट करते हुए कहते हैं, जोयान प्लीज। जिसपे जियोन भी सीरियस होकर अपना सिर हिला देता है। इस टाइम पे सभी लोग काफी ज्यादा सीरियस होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था जोयान का सक्सेसफुल होना और अनसक्सेसफुल होना दोनों ही उनकी सी ट्राइब के फ्यूचर पे डिपेंड करता है। हालांकि इस टाइम पे हाई मोचैन काफी ज्यादा शांत होते हैं, क्योंकि उन्हें जोयान पे पूरा ही कॉन्फिडेंस था। यहाँ तक कि जो जोयान भी थोड़ा सा टेंशन में होते हैं, और यहाँ पर टेंशन उन्हें किसी और चीज की नहीं बल्कि जोयान की हो रही थी। हालांकि जोयान जैसे इम्पीरियलम के अंदर एंटर होता है तो जोयान के सामने पूरी तरीके से व्हाइट कलर की लाइट फ्लैश होने लगती है, जिससे जोयान की आंखें बंद हो जाती हैं। जिसके बाद जोयान धीरे धीरे आंखें खोलता है तो उसे एक काफी बड़ी एक टनल दिखाई देती है, जो कि ब्लू कलर की लाइट से पूरी तरीके से भरी हुई होती है। और शायद यही टनल थी जो कि इम्पीरियलम के डीप एरिया तक जा रही होती है। इसलिए जोयान बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। हालांकि आधे घंटे तक उड़ने के बाद जोयान को एक फॉर्मेशन दिखाई देती है, जिसके सामने जोयान तुरंत ही रुक जाता है और इसके बाद अपने हाथ को आगे बढ़ाकर कुछ एनर्जी सोर्सेस चेक करने लगता है। तभी अचानक उस फॉर्मेशन से एक पावरफुल एनर्जी निकलती है, जो कि जोयान को आधा कदम तक पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। जो देखकर जोयान को समझ में आता है कि इस एम्प्टी रियलम की जो ये फॉर्मेशन है ये सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि हेवन और अर्थ की एनर्जी को भी ये काफी अच्छी तरीके से कंडेंस कर रही थी। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि जोयान इसे तोड़ नहीं सकता था। इसलिए जोयान तुरंत ही कहता है, स्ट्रेंथ एलिफेंट स्किल, और इसके बाद जोयान तुरंत ही एक पंच को क्रिएट करके उस फॉर्मेशन पे शूट कर देता है, जिससे पूरी फॉर्मेशन फ्लक्चुएट होने लगती है। लेकिन जोयान का अटैक तो पावरफुल था, बट इस फॉर्मेशन को कोई भी ज्यादा नुकसान नहीं होता। ये देखकर जोयान भी ज्यादा सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि उसे पता था आखिरकार इस फॉर्मेशन के अंदर हेवन और अर्थ की एनर्जी है, तो इसे तोड़ना इतना भी इजी कैसे हो सकता है। इसीलिए जोयान जल्दी जल्दी दर्जनों मुक्के उस फॉर्मेशन के ऊपर शूट करने लगता है, जिसके कारण वो फॉर्मेशन क्रैक होकर धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस फॉर्मेशन को तोड़ने के बाद आखिरकार जोयान रिलैक्स फील करता है। साथ ही जोयान को यह भी पता था कि उसके जो पंच की पावर थी उसे नॉर्मल डाउडी, जो कि 9 स्टार का होगा, वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी उसे फॉर्मेशन को तोड़ने में इतना टाइम लगा, जिसके कारण फॉर्मेशन की पावर को कोई भी एज्यूम कर सकता था। हालांकि इस फॉर्मेशन को तोड़ने के बाद जोयान अभी रिलैक्स फील कर ही रहा था कि तभी उसे अपने सामने कुछ ही दूरी पर एक और फॉर्मेशन दिखाई देती है। ये दृश्य देखकर जोयान काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि एंसेस्टर जियो जोयान ने बताया था कि उन सभी को बाहर निकालने के लिए जोयान को यहाँ की सारी फॉर्मेशन तोड़नी होंगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि यहाँ पे कितनी फॉर्मेशन है, 1, 2, 10 या 100 या उससे भी ज्यादा। हालांकि जोयान को पता था कि अभी सोचने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए वो तुरंत ही अगले फॉर्मेशन की तरफ बढ़ जाता है। क्योंकि अगर जियो जोयान ने जोयान को इस फॉर्मेशन के अंदर भेजा है तो नॉर्मली ये फॉर्मेशन कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है इस फॉर्मेशन में तो जियो जोयान जोयान को पहले ही बता देते। इस टाइम पे जोयान का अटैक भी और ज्यादा तेज हो जाते हैं और वो दूसरी फॉर्मेशन को भी चकनाचूर कर देता है। जिसके बाद तीसरा फॉर्मेशन दिखाई देता है, जिसे देखकर जोयान संकोच नहीं करता और तुरंत ही एक हाई लेवल का डू स्किल निकालता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि ऐसे करते करते जोयान
जोयान 7 फॉर्मेशन को तोड़ता है, लेकिन अब जाकर जोयान को फॉर्मेशन के दूसरी तरफ से थोड़ा सा शोर सुनाई देता है। ये देखकर जोयान अपने सामने की फॉर्मेशन को देखता है और समझ जाता है कि उन लोगों को इस फॉर्मेशन से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। ये देखकर जोयान एक गहरी सांस लेता है और इसके बाद डेसोलेशन फिंगर का अटैक करके सामने वाले फॉर्मेशन पे अटैक कर देता है, जिससे वो फॉर्मेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जोयान का अटैक से जैसे ही वो फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय होती है तो जोयान को सामने की चीजें साफ साफ दिखाई देने लगती है, जहाँ पे इस टनल के अंत में कुछ ब्लैक फिगर्स खड़ी हुई होती हैं, जो कि एक काफी बड़ा ग्रुप था और वे तेजी से जोयान की तरफ ही आ रहे होते हैं। ये लोग क्रमशः 2 कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं, जिसमें से एक ग्रुप ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए था तो दूसरा ग्रुप गहरे लाल रंग के कपड़े पहने हुए था, जिसमें से ब्लू कलर सी शार्क ट्राइब का था, जबकि रेड कलर सी सरपेंट ट्राइब के ग्रुप के लड़कों का या कि क्लेन मेंबर्स का। हालांकि इस टाइम पे ये सभी लोग ही एक साथ ही खड़े हुए होते हैं और तुरंत ही जोयान की तरफ आते हैं और काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और इसके बाद तुरंत ही कहते हैं हमें बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एल्डर। इस टाइम पे वो जोयान की डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इस टाइम पे जोयान यहाँ पे आया है तो जरूर ही क्लेन के लीडर्स ने जोयान को यहाँ भेजा होगा। तभी जोयान उनकी तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है क्या इंपीरियलम के अंदर और भी कोई है, जिसमें से वो तुरंत ही कहते हैं सर जो भी लोग थे सभी यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं, क्योंकि आखिरकार ये सिचुएशन एक हफ्ते से चल रही थी, इसीलिए अब और कोई तो नहीं होना चाहिए। ये सुनकर जोयान तुरंत ही रिलैक्स करता है और इसके बाद सभी को तुरंत ही बाहर जाने के लिए कहता है। इसके कारण सभी आगे की तरफ दौड़ने लगते हैं और इसके बाद वो फॉर्मेशन धीरे धीरे ओपन होती है, जिसे एक ह्यूमन फिगर फिर 2 ह्यूमन फिगर और इसके बाद सभी लोग निकलने लगते हैं एक एक करके। और इस टाइम पे दोनों क्लेन के क्लेन मेंबर्स जो कि काफी ज्यादा टेंशन में थे, ये देखकर थोड़ा सा खुश और एक्साइटेड हो जाते हैं। हालांकि जैसे ही लास्ट पर्सन उस रियलम से बाहर निकलता है तो सभी लोग आखिरकार शांत होते हैं। हालांकि सभी को देखकर तुरंत ही एल्डर हाई जोंगतियान कहते हैं आखिरकार लिंगर कहाँ पर है। तभी सी सरपेंट ट्राइब का नेता कहता है आखिरकार ब्लड क्राउन कहाँ है, क्या किसी ने ब्लड क्राउन को नहीं देखा, क्या वो आप लोग के साथ बाहर नहीं आया। ये देखकर उसकी सरपेंट ट्राइब के लोग तुरंत ही कहते हैं जो कि अंदर थे, लीडर यंग मास्टर हमारे साथ इंटर तो हुए थे, लेकिन वो उस जगह पे ज्यादा देर नहीं रुके, बल्कि वो तुरंत ही इम्पीरियलम के डीप एरिया में चले गए थे। उनकी बात को सुनकर जो सरपेंट ट्राइब का लीडर होता है वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। हालांकि तभी हाई जोंगतियान कहते हैं क्या किसी ने लिंगर को देखा है, जिसपे कोई कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि लिंगर के बारे में किसी को भी नहीं पता था। हालांकि ब्लड क्राउन की पोजीशन पता चल गई थी कि वो अभी भी डीप एरिया में है और प्रेजेंट टाइम पे ये दोनों ही क्लेन लीडर के बेटे और बेटियां थी। साथ ही दोनों क्लेनों की यंग जनरेशन में सबसे ज्यादा पावरफुल भी थी, इसीलिए सभी की नजरें एक बार फिर से जोयान की तरफ मुड़ जाती हैं, जो देखकर जोयान काफी ज्यादा शौक होता है। आखिरकार वो बड़ी मुश्किल से अभी अभी सी क्लेन्स की यंग जनरेशन को बचा कर लेके आया था और 2 लोगों को खोजने के लिए उसे अब वापस से अंदर जाना पड़ेगा। तभी एल्डर हाई जोंगतियान कहते छोटे दोस्त यंग फ्रेंड जोयान, मुझे डर है, मुझे तुम्हें फिर से परेशान करना होगा। इस टाइम पे एल्डर जोंगतियान को भी अंदर के खतरों के बारे में काफी अच्छी तरीके से पता था और उन्हें यह भी पता था कि अगर जोयान उन्हें थोड़े टाइम के अंदर नहीं ढूंढ पाया तो हो सकता है कि जोयान को भी वहां अपनी जान गंवानी पड़ जाए। तभी जोयान कहता है ठीक है मैं एक बार फिर अंदर जाऊंगा, हालांकि मुझे पहले ही कहना होगा कि मुझे पूरा भरोसा नहीं है कि मैं उन्हें ढूंढ पाऊंगा या नहीं, लेकिन अगर मैं उन्हें नहीं पा सका तो मैं अंत में पीछे हटकर वापस बाहर आ जाऊंगा। यहाँ पे जोयान को भी पता था कि अंदर कितने खतरे हैं और वो अपनी जान बिल्कुल भी नहीं गंवा सकता था। आखिरकार अभी भी उसके पास काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो उसे पूरा करना था। ये सुनकर एल्डर हाई जोंगतियान और सरपेंट ट्राइब के लीडर तुरंत ही अपना सिर हिला देते हैं। आखिरकार वो भी ये बात जानते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि जोयान उन दोनों को ही ढूंढ लाएगा। जिसके बाद जोयान घूमा और तुरंत ही इंटर होने ही वाला था कि तभी जोयान उसे बुलाते हैं और कहते हैं जोयान मुझे आपको एक बात याद दिलानी है, मेरे पास अब ज्यादा स्पिरिचुअल पावर नहीं बची हुई है, साथ ही इम्पीरियलम का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है, इसीलिए मैं अंदर की जगह को काफी देर तक स्टेबल रखने की गारंटी नहीं दे सकता, इसीलिए आपको 7 दिनों के अंदर ही बाहर आना होगा, क्योंकि इसके बाद मुझे भी भरोसा नहीं है कि मैं इसे स्टेबल रख पाऊंगा और इसीलिए उस टाइम तक आप भी अंदर सील हो जाएंगे और इसके बाद अंदर क्या होगा कोई भी नहीं जानता, इसीलिए आपको जल्दी करनी होगी। याद रखना आपको खुद को प्राथमिकता देनी चाहिए और खुद की सिक्योरिटी को पहले रखना चाहिए। उनकी बात को सुनकर जोयान तुरंत ही सिर हिलाता और कहता है 7 दिन इतना टाइम काफी है एंसेस्टर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इससे पहले बाहर आ जाऊंगा। और इसके बाद काफी सीरियस होते हुए तुरंत ही उसके अंदर चला जाता है। हालांकि इस टाइम पे जोयान को टनल के बारे में काफी कुछ पता था, इसीलिए जोयान सीधा ही टनल के डीप एरिया की तरफ उड़ना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ये जो वर्ल्ड होता है ये भी छोटा नहीं था। आखिरकार एम्पटीरियलम अपने आप में ही एक अलग दुनिया थी, जहाँ पे काफी सारे पेड़ पौधे, नदियां, झील, पहाड़ और इनमें 2 पर्सन्स को ढूंढना ये भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा ही था। लगभग 2 घंटे तक टनल में जोयान कंटिन्यू उड़ता रहता है और इसके बाद अचानक ही वो टनल खत्म होती है, जिसके बाद जोयान एक नीले आसमान के सामने आ जाता है। जिसके बाद जोयान अपने आसपास पेड़ पौधे और नदियों को साफ साफ देख सकता था, जो कि हजारों मील तक फैले हुए थे। हालांकि इस टाइम पे यहाँ का जो सीन होता वो पूरी तरीके से अलग था। पहाड़ टूटे और भिसके हुए थे,
पेड़ भी टूटे हुए होते हैं और नदी की भी डायरेक्शन यहाँ वहाँ होती है। यहाँ तक कि मैजिकल बीस्ट तुरंत ही जोयान को देखकर उस पर अटैक चार्ज कर देते हैं। ये देखकर जोयान तुरंत ही अपने हैवी जुआन रूलर को अपेयर करता है और उन सभी मैजिकल बीस्ट को तोड़ते फोड़ते हुए सीधा ही फॉरेस्ट के अंदर घुसना स्टार्ट कर देता है। हालांकि इस टाइम पे और काफी सारे मैजिकल बीस्ट जोयान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो कि जोयान की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा रहे होते हैं। हालांकि जोयान अपने हैवी जुआन रूलर से काफी सारे मैजिकल बीस्ट को तो मारता है, लेकिन ये ऐसा लग रहा था कि जैसे इनकी संख्या कभी खत्म ही नहीं होगी। और साथ ही साथ जोयान जानता था इसका रीजन भी ये था कि जोयान उनके वर्ल्ड में से नहीं था और ह्यूमंस ने आकर उनके वर्ल्ड को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। और यही एक रीजन था कि वो इतने ज्यादा नाराज थे। इसलिए जोयान तुरंत ही अपने हाथ जोड़ते हुए उन मैजिकल बीस्टों की तरफ करता और कहता है, यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ करना। यहाँ जो हुआ उसकी भरपाई तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं यहाँ केवल कुछ लोगों को खोजने आया हूँ और उन्हें ढूंढकर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और इतना कहने के बाद जोयान तुरंत ही अपनी फास्ट स्पीड के साथ वहाँ से गायब हो जाता है और इसके बाद एक दूसरी ही पहाड़ की चोटी पर उतरता है जहाँ पे मैजिकल बीस्ट नहीं होते हैं। जिसके बाद अपना जोयान तुरंत ही वहाँ पे पालथी मार के बैठता है और सारी स्पिरिचुअल पावर को आसपास फैला देता है और उन दोनों लोगों को खोजने लगता है। एल्डर हाई जोंग तियान और साथ ही साथ सी सरपेंट ट्राइब के लीडर ने जोयान को एक जेड पीस दी होती है, जिनमें उन दोनों का ही ऑरा था, जिसकी हेल्प से जोयान उन दोनों ही लोगों को यहाँ पे खोज सकता था, यानी कि उन दोनों के पोते पोतियों को। हालांकि ये जगह जोयान की सोच से भी काफी बड़ी होती है और अपनी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प के कारण भी जोयान यहाँ पे उन दोनों को नहीं ढूंढ पाता। साथ ही साथ इस टाइम पे जोयान ये भी सोच रहा होता है कि कहीं उन लोगों को मैजिकल बीस्ट ने तो घेर कर नहीं मार दिया। हालांकि ये वो रिजल्ट था जो जोयान बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहता था। इसलिए जोयान तुरंत ही उठता है और एम्प्टी रियलम के और भी ज्यादा डीप एरिया में जाने लगता है। और इस टाइम पे उसकी स्पिरिचुअल पावर भी चारों तरफ ही फैली हुई थी, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। इस टाइम पे बाहर हाई जोंग तियान और सरपेंट ट्राइब के लीडर काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर वेट कर रहे होते हैं और थोड़ा थोड़ा करके पलक झपकते ही टाइम बीत जाता है और 4 दिन बीत गए होते हैं। हालांकि जोयान को उन दोनों का ठिकाना पता नहीं चला था, लेकिन तभी जोयान एक टाइम के लिए रुक जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि वो काफी ज्यादा डीप जाता जा रहा है और अगर उसे वापस से एग्जिट गेट पे पहुंचना है तो इसमें भी उसे काफी टाइम लगेगा। और जोयान ऐसे आंख बंद करके तो बिल्कुल भी नहीं खोज सकता था क्योंकि जोयान के पास टाइम अब काफी ज्यादा लिमिटेड था। हालांकि काफी देर तक सोचने के बाद जोयान अचानक अपनी मुट्ठी कसता है और इसके बाद आगे बढ़ जाता है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो वो लास्ट तक अपनी होप को छोड़ नहीं सकता था। हालांकि जोयान आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक उसे कुछ ब्लास्ट की और गड़गड़ाने की आवाज सुनाई देती है, जिसके कारण जोयान रुककर तुरंत ही उसी डायरेक्शन की तरफ देखता है और इसके बाद तुरंत ही उसी डायरेक्शन की तरफ जाने लगता है। वहाँ पे पहुंचकर जोयान देख सकता था कि वहाँ पे एक छोटी सी वैली है जहाँ पे सी सरपेंट ट्राइब के कपड़े पहने हुए एक यंग लड़का मैजिकल बीस्ट के साथ फाइट कर रहा होता है और साथ ही साथ वो काफी ज्यादा सीरियस भी था क्योंकि उसे चारों तरफ से घेर लिया गया था। साथ ही साथ जोयान इस छोटी सी वैली की गहराई में एक और पावरफुल ऑरा फील कर सकता था, जो देखकर जोयान स्माइल करते हुए कहता है ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है कि ये दोनों लोग मुझे एक ही जगह पर मिल गए, इससे मेरा काफी टाइम बचेगा। साथ ही साथ जोयान को ये भी पता था कि अभी अभी डीप एरिया से उसने जिसका भी ऑरा फील किया है वो अपने ब्रेक थ्रू के लेवल पर है और अगर इस टाइम पे उसे कोई भी परेशान करेगा तो ये उसके फाउंडेशन को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर सकता है, आई मीन इफेक्टिव कर सकता है। हालांकि सरपेंट ट्राइब का जो ये यंग लड़का था शायद उसी के लिए इन मैजिकल बीस्ट को रोक रहा था। हालांकि उसी टाइम पे पावरफुल रोड के साथ काफी सारे मैजिकल बीस्ट उसे घेर लेते हैं और भले ही उसकी पावर 9 स्टार डाउडी पर थी, लेकिन 10+ मैजिकल बीस्ट के अटैक को वो एक साथ नहीं रोक सकता था और इसीलिए वो कुछ टाइम के अंदर सप्रेस हो जाता है और इसके बाद कुछ मैजिकल बीस्ट उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं और जबकि कुछ मैजिकल बीस्ट छोटी सी वैली के अंदर डीप में जाने लगते हैं। ये देखकर वो यंग मैन तुरंत ही कहता है वहां जाने के बारे में सोचना भी मत और इसके बाद वो तुरंत ही अपने आसपास के मैजिकल बीस्ट को इग्नोर करके वैली में एंटर होने वाले मैजिकल बीस्ट की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन उसी टाइम पे एक मैजिकल बीस्ट अपने अटैक के साथ उसे उड़ते हुए भेजता है, जिसके कारण वो केवल उदास होकर उन मैजिकल बीस्ट को वैली के अंदर जाता हुआ देख सकता था। हालांकि तभी एक ब्लैक कलर की लाइट तुरंत ही आसमान से नीचे मैजिकल बीस्ट के पास उतरती है, जो कि उस ग्रुप को लीड कर रहा था और इस टक्कर के साथ उस मैजिकल बीस्ट को इतना भी टाइम नहीं मिलता कि वो रोर कर सके और तुरंत ही ऑन द स्पॉट मर जाता है। हालांकि उसी टाइम पे जो पीछे चल रहे होते हैं मैजिकल बीस्ट उन्हें एक पावरफुल हैवी जुआन रूलर से अटैक खाना पड़ता है, जिसके कारण वो भी उड़ते हुए काफी दूर तक जाते हैं और इसके बाद सी सरपेंट ट्राइब का वो यंग लड़का ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और इसके बाद अपने सामने देखता है तो जैसे जैसे धुआं हटता है तो वहाँ अपना जोयान खड़ा हुआ होता है और उसी मैजिकल बीस्ट के सिर पर खड़ा था जैसे उसने अभी अभी मारा था और इसके बाद स्माइल करते हुए उससे पूछता है आप ब्लड क्राउन है, जिसमें वो कहता है हाँ मैं, क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन है? तभी जोयान कहता है मुझे आपको बचाने के लिए हाई जोंग तियान और हेवन डेवोरिंग ड्रैगन यानी सरपेंट ट्राइब के लीडर ने यहाँ पे भेजा है और मुझे जोयान कहा जाता है। अब आप मुझे ये बताइए कि जो अंदर है वो एल्डर हाई जोंग तियान की पोती लिंगर है ना? ये सुनकर ब्लड क्राउन तुरंत ही कहता है हाँ। हालांकि इस टाइम पे वो ब्रेक थ्रू की स्टेज पर है तो हमें ये देखना होगा कि कोई भी उसे डिस्टर्ब ना करे। जैसे ही वो सुनता है कि उसके ढूंढने के लिए उसके फादर और हाई जोंग तियान ने भेजा है
तो जूमिया काफी ज्यादा खुश हो जाता है। हालांकि वो तुरंत टेंशन में भी आ जाता है क्योंकि अभी भी लीनर अपने कल्टीवेशन में थी। और इसके बाद वो कहता है मिस्टर जियोयान, क्या आप मेरे साथ इस जगह को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? एक बार लिंगर अपना कल्टीवेशन पूरा कर ले तो हम लोग एक साथ इस जगह को छोड़ देंगे। और इसके बाद तुरंत ही वो एक हेलमेट निकाल लेता है और अपनी ड्यूकुई के साथ उसे तुरंत रेडी रखता है हर एक कंडीशन के लिए। तभी उसे देखकर जॉन स्माइल करता है क्योंकि ब्लड क्राउन ने पहले ही अपनी काफी ज्यादा एनर्जी को यूज कर लिया था और इस टाइम पे वो थोड़ा इंजर्ड भी लग रहा था। इसलिए जोयान कहता है मुझे लगता है कि आपको पहले अपनी ड्यूकी को रिकवर करना चाहिए। अपनी प्रेजेंट टाइम की पावर के साथ आप और देर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद जॉन तुरंत उसे एक मेडिसिनल पिल दे देता है। और इसके बाद जोयान तुरंत ही हैवी जॉन रूलर को निकालकर आसपास के मैजिकल बीच की तरफ चार्ज हो जाता है। ये देखकर ब्लड क्राउन तुरंत ही शॉक होते हुए कहता है मिस्टर जोयान आप अकेले। हालांकि उसने इतना कहा ही था कि तभी वो देखता है कि जॉन के हैवी जॉन रूलर से टकराकर काफी सारे मैजिकल बीस्ट उड़ते हुए हवा में ही गायब हो गए। और ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक होता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। हालांकि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देना ये बंदा केवल एक ही कर सकता था और वो था अपना ठरकी जोयान। उसने देखा था कि एक छोटे से मूवमेंट के अंदर जोयान ने इस छोटी सी वैली के आसपास के काफी सारे मैजिकल बीस्ट को पहले ही मौत के घाट उतार दिया था और जो बच गए थे उनमें वैसे भी फाइट करने की अब पावर नहीं रह गई थी। और ये देखकर वो तुरंत ही कांपने लगता है कि जोयान कितना ज्यादा पावरफुल है। उसने देखा था वो मैजिकल बीस्ट जिनमें से एक का भी वो सामना नहीं कर पा रहा था। जोयान ने अकेले ही उन सभी को ढेर कर दिया। ऐसी फाइटिंग पावर देखकर वो अपने आप को काफी ज्यादा छोटा फील कर रहा होता है और उसे ट्रस्ट भी नहीं हो रहा होता। जब जोयान यहाँ पे मैजिकल बीस्ट का सफाया कर देता है तो तुरंत ही उस छोटी सी वैली के अंदर एंटर होता है और ब्लड क्राउन भी जोयान के पीछे पीछे चलने लगता है। ब्लड क्राउन का हम नाम ही लेंगे जो कि जूमियान। उस छोटी सी वैली के अंदर एंटर होने के बाद वो देख सकते थे कि एक छोटी सी गुफा है जो कि चारों तरफ से माउंटेन से कवर है, जिसके कारण मैजिकल बीस्ट कहीं से भी एंटर नहीं हो सकते थे। और यहाँ एंटर होने का एक ही रास्ता था जहाँ से जोयान और जूमियान आए थे। जोयान जब इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जगह को देखता है तो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि कल्टीवेशन और ब्रेक थ्रू के लिए काफी ज्यादा अच्छी जगह थी क्योंकि यहाँ पे पर्याप्त नेचुरल एनर्जी भी होती है। साथ ही जोयान ने यह भी देखा था कि यहाँ पे मैजिकल बीस्ट इसलिए अट्रैक्ट हुए थे क्योंकि यहाँ की एनर्जी में थोड़ा सा चेंज हुआ था और अगर जोयान सही टाइम पे नहीं पहुंचता तो इन दोनों की ही जान चली जाती। हालांकि जोयान देख सकता था कि वहीं पे एक चट्टान के ऊपर ब्लू कलर की ड्रेस पहने हुए एक काफी ज्यादा क्यूट लड़की अपनी आंखों को कसकर बंद किए हुए थी और अपने रिट्रीट पे बैठी हुई थी। साथ ही जोयान उसके बढ़ते हुए ऑरे को भी फील कर सकता था, जिसका मतलब था कि वो जल्द ही अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करने वाली थी। ये देखकर जोयान जूमियान को भी उस मेडिसिनल पिल को रिफाइन करने के लिए कह देता है और इसके बाद जोयान उसी वैली के टॉप पर बैठ जाता है और आसपास के मैजिकल बीस्ट को देखने लगता है जो कि आसपास की जगह पे फैले तो हुए थे, लेकिन उनमें से कोई भी वैली के अंदर इंटर होने की हिम्मत नहीं करता, बल्कि वो तुरंत ही उस वैली के पीक यानी कि चोटी के ऊपर जाने लगते हैं जहाँ पे जोयान था। और बहुत जल्दी ही अनगिनत मैजिकल बीस्ट जोयान के सामने आ जाते हैं। हालांकि उन्हें देखकर जोयान बिल्कुल भी नहीं डरता, बल्कि उसके हाथ में उसका हैवी जुआन रूलर लहरा रहा होता है और उसकी तरफ बढ़ने वाले एक मैजिकल बीस्ट के सीधा ही सिर पर अटैक कर देता है। और जोयान का रूलर खाने के बाद वो मैजिकल बीस्ट जो कि जोयान की तरफ बढ़ा था तुरंत ही अपनी जान से हाथ धो बैठता है। उसी टाइम पे मैजिकल बीस्ट तुरंत ही काफी ज्यादा गुस्से में जोयान को लेफ्ट और राइट से घेर लेते हैं और बीच में जोयान काफी ज्यादा प्राउडफुली स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरह खड़ा हुआ होता है। और इसके बाद हमें टक्करों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं और इस टाइम पे जोयान केवल उन्हीं को मार रहा था जो कि उसकी तरफ चार्ज हो रहे थे। जिसके बाद जोयान तुरंत ही अपने हैप्पी जुआन रूलर से एक स्वीप अटैक करता है जिससे काफी सारे मैजिकल बीस्ट तुरंत ही हवा में उड़ते हुए काफी दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन उसी टाइम पे बाकी के मैजिकल बीस्ट चारों तरफ से जोयान के ऊपर धावा बोल देते हैं और इसके बाद जोयान का स्लैश अटैक और मैजिकल बीस्ट का आना चलता रहता है और कुछ ही घंटों में जोयान ने लगभग सैकड़ों मैजिकल बीस्ट को मार दिया होता है। लेकिन फिर भी अभी भी मैजिकल बीस्ट के आने की संख्या बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। ये देखकर जोयान अब काफी ज्यादा नाराज हो जाता है। हालांकि उसी टाइम पे एक मैजिकल बीस्ट वैली के अंदर एंटर होता है। ये देखकर जोयान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इसके बाद वो वैली के अंदर एंटर हो पाता कि तभी जोयान का सनसनाता हुआ हैवी जुआन रूलर उससे जाकर टकराता है और एंट्रेंस का एकमात्र गेट उस मैजिकल बीस्ट की बॉडी के कारण बंद हो जाता है। और इसके बाद जोयान वापस लौटकर उन्हीं मैजिकल बीस्ट की तरफ आता है जिनसे वो फाइट कर रहा था और तुरंत ही स्ट्रेंथ एलिफेंट स्किल और गोल्डन एलिफेंट स्किल को एक्टिवेट कर देता है। और इसके बाद मैजिकल बीस्ट के अटैक को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए तुरंत ही काफी ज्यादा फास्ट स्पीड के साथ उन्हें पीटना स्टार्ट कर देता है। इस टाइम पे जूमियान भी जोयान को अपना सिर उठाकर देखता है तो उसे काफी बड़ा झटका लगता है और साथ ही साथ वो जोयान को ही कंटिन्यू देखता रहता है और इसी तरीके से एक दिन और बीत जाता है। और जो जोयान ने जिन 7 दिनों की बात की थी अब उसमें केवल 2 ही दिन बचे थे और अभी भी लिंगर की ब्रेक थ्रू की ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई थी, जिसका मतलब था जोयान और जूमियान
जियोयान को अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा। अब जियोयान एक चीज को डिसाइड कर लेता है कि अगर लिंगर का कल्टीवेशन ऐसे ही कंटिन्यू रहता है तो उसे फोर्सफुली उसे यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। हालांकि तभी दोपहर तक लिंगर के आसपास घूमने वाली एनर्जी जो कि एक ब्रेक थ्रू के कंडीशन में थी धीरे धीरे शांत हो जाती है और उसका भी जो ऑरा होता है वो 9 स्टार डाउडी में स्टेबल हो जाता है। और इसके बाद काफी टाइम से बंद दो सुंदर सी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं जो कि हल्की सी ब्लू साइन कर रही थी। इस टाइम में लिंगर ने एक लॉन्ग स्कर्ट पहनी हुई होती है जिसके कारण वो काफी ज्यादा क्यूट दिखाई दे रही थी और साथ ही साथ वो स्कर्ट हवा में लहरा भी रही होती है। और इस टाइम पे लिंगर का फिगर काफी ज्यादा क्यूट होता है और इस टाइम पे तो वो डबल क्यूट लग रही थी। तभी जियोयान कहता है लिंगर तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया और इसके बाद तुरंत ही उसकी तरफ भागते हुए जाता है और अपने हाथ को आगे करके उसे स्टेज से नीचे उतरने में हेल्प करता है। इस टाइम पे लिंगर का जो चेहरा होता है पूरी तरीके से रेड हो गया था और वो तुरंत ही अपना सिर हिलाती है और इसके बाद वो तुरंत ही कहती है बिग ब्रदर इन कुछ दिनों तक मेरी रक्षा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वरना मुझे नहीं पता कि मैं क्या अपना ब्रेक थ्रू कर पाती या नहीं। ये सुनकर वो तुरंत ही अजीब तरीके से स्माइल करता है। इसके बाद अपना सिर खुजलाते हुए कहता है वास्तव में मैं कुछ दिनों पहले तो मैजिकल बीस्ट से निपटने में कैपेबल था। हालांकि 2 दिन पहले यहाँ पे जादुई जानवरों की जो क्वांटिटी थी काफी ज्यादा बढ़ गई थी और मैं भी उन्हें ब्लॉक नहीं कर पा रहा था। ये सुनकर लिंगर काफी ज्यादा शौक होती है कि अगर ये 2 दिनों से जानवरों को ब्लॉक नहीं कर पा रहा था तो इन 2 दिनों में क्या हुआ। तभी ब्लड क्राउन कहता है ये सब उस पर्सन के कारण है और उसका नाम जियोयान है। परसों अचानक वो कहीं से अपेयर हुआ और उसने सभी मैजिकल बीस्ट को बाहर ही रोक दिया। और इसके बाद वो टॉप की तरफ इशारा करता है तो वहाँ पे गोल्डन लाइट से लबालब घिरा हुआ एक पर्सन उन्हें दिखाई देता है जो कि बार बार अपने पंच को लहरा रहा था और मैजिकल बीस्ट को उड़ते हुए भेज रहा था। हालांकि नीचे से इन नजरों को फील करते हुए जियोयान को पता चल जाता है कि लिंगर ने ब्रेक थ्रू पूरा कर लिया है, जिसका मतलब था कि अब जाने का टाइम आ गया। और इसीलिए जियोयान उनके पास उतरता है और इसके बाद लिंगर को देखता है जिसने अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया था और वो पूरी तरीके से ठीक थी। इसीलिए कहता है क्योंकि तुमने अब ब्रेक थ्रू कर लिया तो चलो अब हमें इस जगह को छोड़ना चाहिए। हालांकि जैसे ही जियोयान यहाँ पे आता है तो मैजिकल बीस्ट भी तुरंत ही अंदर की तरफ आना स्टार्ट हो जाते हैं जो देखकर लिंगर और ब्लड क्राउन तुरंत ही काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। तभी ब्लड क्राउन कहता है मिस्टर जियोयान ऐसा लगता है कि जाने से पहले हमें एक बड़ी लड़ाई करनी होगी। और इसके बाद उसकी बॉडी की ड्यूकी फ्लक्चुएट होने लगती है और साथ ही साथ लिंगर की भी ड्यूकी फ्लक्चुएट होने लगती है। हालांकि तभी जियोयान कहता है नहीं हमारे पास टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं है, हमें अभी जाना होगा। और इसके बाद जियोयान तुरंत ही हवा में अपना हाथ बढ़ाता है और थॉर के हथौड़े की तरह जियोयान का हैवी जॉन रूलर कहीं से उड़ता हुआ सीधा ही जियोयान के हाथ में आता है जिसे जियोयान तुरंत ही अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है। और इसके बाद उन दोनों की हैरान नजरों के सामने जियोयान अपने राइट हैंड को अजीब तरीके से आगे उठाता है जिसमें डार्क एनर्जी ब्लैक लाइट दिखाई देने लगती है जो कि एक छोटी सी लाइट होती है जिसे जियोयान आगे की तरफ बढ़ाता है और कहता है ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम। और इसके बाद वहाँ पे आता है लाशों का ढेर जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें आधे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियोयान और तीनों लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और अब 7 दिन की डेडलाइन खत्म होने में केवल एक ही दिन बचा हुआ था और एक दिन के अंदर जियोयान इस जगह को छोड़ना था चाहे कुछ भी हो, वरना रिजल्ट उसे भी पता नहीं थे। इस टाइम पे आगे बढ़ते हुए जियोयान जूमियान और साथ ही साथ लिंगर को डीप सी के बारे में हर एक चीज को बताता है कि यहाँ की हालत क्या है। जो सुनकर ब्लड क्राउन यानी कि जूमियान काफी ज्यादा उदास होता है और वो तुरंत ही बताता है कि हम चाहे कितनी भी स्पीड से क्यों ना निकले हम तीनों एक दिन में वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे और अगर हम वहाँ तक पहुँच भी जाते हैं तो हो सकता है कि हम बाहर ना निकल पाए। हालांकि इस टाइम पे जियोयान उन दोनों को ही गाइड कर रहा होता है क्योंकि रास्ते में काफी सारे मैजिकल बीस्ट आ रहे थे जिसे जियोयान एक ही थप्पड़ में मारता हुआ जा रहा था और इस कारण से उनकी स्पीड भी थोड़ा धीमी हो गई थी। जो देखकर जियोयान कहता है डैम इट इस तरह से हम नहीं चल सकते, हमें तेज जाना होगा। और इसके बाद जंगल के मैजिकल बीस्ट को देखता है। जियोयान को पता था कि अगर वो फाइट नहीं करता तो बाहर नहीं निकल पाएगा और बाहर निकलता है तो फाइट करते हुए उसे जाना होगा जिसके कारण स्पीड कम होगी, जबकि टाइम अब एक दिन से भी कम बचा हुआ था। तभी जूमियान कहता मिस्टर जियोयान हमें क्या करना चाहिए। इस टाइम पे उसे केवल जियोयान पर ही भरोसा था। तभी जियोयान भी सीरियस होते हुए तुरंत ही अपने 2 ग्रेट वे को अपेयर करता है और इसके बाद उन्हें 2 मेडिसिनल पिल देता है जो कि विंड स्पीड पिल होती है। और इसके बाद वो बताता है कि इन पिल को सैलो करने के कारण आपकी जो स्पीड होगी वो थोड़ा बढ़ जाएगी। और इसके बाद वो दोनों ग्रेट वे क्लॉथ उन दोनों को पकड़ा देता है और बताता है इन दोनों ग्रेट वे क्लॉथ से आपका ऑरा छिप जाएगा और मैजिकल बीस्ट आप लोगों को खोज नहीं पाएंगे, इसीलिए अब आप दोनों को इस जगह से भागना चाहिए। मैं इन मैजिकल बीस्ट को रोकता हूँ, जितना जल्दी हो सके आपको इस जगह से निकल जाना चाहिए। तभी जूमियान कहता है अगर हम चले गए तो आप क्या करेंगे। इस टाइम पे जूमियान जियोयान को बिल्कुल भी पीछे नहीं छोड़ना चाहता था। आखिरकार उसने यानी कि जियोयान ने उसकी हेल्प की थी और इसीलिए उसे थोड़ा सा बुरा लग रहा था। तभी जियोयान कहता है चिंता ना करें, जैसे ही आप दोनों इस जगह को छोड़ेंगे मैं आप लोगों का पीछा करूंगा। हालांकि रास्ते में जितना पॉसिबल हो उतना अपने ऑरे को हाइड रखना और किसी भी मैजिकल बीस्ट के साथ आपको फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही बहुत देर हो चुकी है। और इसके बाद जियोयान तुरंत ही अपने हैवी जॉन रूलर को निकालकर तुरंत ही मैजिकल बीस्ट के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इस टाइम पे जूमियान और लिंगर भी थोड़े से उदास हो जाते हैं और झिझकते हैं, लेकिन वो तुरंत ही जियोयान की बात को मानकर इस जगह से बाहर निकल जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद जियोयान तुरंत ही कोल्ड ऑरे के साथ मैजिकल बीस्ट को देखता है और तुरंत ही हैवी जॉन रूलर में जियोयान की बोन चिलिंग फ्लेम अपेयर होती है, जिसके बाद जियोयान पावरफुल अटैक करता है जो कि होता है 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर, फर्स्ट अटैक, सेकंड अटैक। और इसके बाद जियोयान 3, 4 और इसके बाद 7 सारे के सारे अटैक कर देता है और 1000 मील के आसपास के सभी मैजिकल बीस्ट तुरंत ही लाश के ढेर में
ढेर में बदल जाते हैं। साथ ही वो जगह भी पूरी तरीके से सपाट हो जाती है और वहाँ पे केवल जोयान ही बचता है। तो इतना करने के बाद जोयान एक बार फिर उसी डायरेक्शन में जाने वाला था जहाँ जूमियान और लिंगर गए थे। हालांकि जोयान बढ़ने ही वाला था कि तभी उसकी बॉडी अनजाने में हिलने लगती है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे आसमान गिर गया हो। इस टाइम पे जोयान की जो डुईकी होती है काफी ज्यादा थक चुकी थी और ये जोयान को भी नहीं पता चला था। आखिरकार 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर का जो लास्ट लेयर अटैक जोयान ने किया था वो पहले ही जोयान की लिमिट के बाहर था और अगर जोयान अपनी डुईकी को एक्टिवेट नहीं करता और वापस से कंडेंस नहीं करता तो ये पॉसिबिलिटी थी कि जोयान स्काई एक्सटेंशन स्टेप का भी यूज नहीं कर पाएगा और यहाँ से बाहर निकलने की बात तो बहुत दूर की बात थी। इसलिए जोयान कहता है डैम इट, ये इसी टाइम पे होना था। और इसके बाद जोयान तुरंत ही स्पिरिट स्टोरेज रिंग से 1-2 मेडिसिनल पिल को निकालता है और तुरंत ही उन्हें स्वेलो कर लेता है। और इसके बाद जोयान थोड़ा सा कांपने लगता है और उसकी बॉडी से उसकी गोल्डन लाइट साइन होने लगती है और एक गोल्डन परत जोयान की बॉडी में जम जाती है क्योंकि जोयान ने प्रेजेंट टाइम पे अपनी डुईकी को थका दिया था। तो इस टाइम पे जोयान केवल अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर ही भरोसा कर सकता था और इसके बाद जोयान आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। इस टाइम पे जोयान का पैर जहां भी पड़ रहा था वो जगह तुरंत ही क्रैक होती जा रही थी और जोयान काफी स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा था क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ जोयान ने जो स्पीड दिखाई थी वो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। हालांकि जोयान को पता था इसी स्पीड के साथ वो उन दोनों को नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे यही उसके पास सबसे अच्छा रास्ता था। और इस टाइम पे जोयान पिल को भी डिफाइन कर रहा था और उनकी एनर्जी को भी अब्सॉर्ब कर रहा होता है। इस टाइम पे डीप सी में हाई जोंगतियान और हेवन डिवोरिंग ड्रैगन काफी ज्यादा एक्साइटेड तरीके से दोनों का ही वेट कर रहे होते हैं और साथ ही साथ उनके दिल में थोड़ी सी टेंशन भी होती है। तभी हाई मोचेन हाई जोंगतियान के कंधे पे हाथ रखते हैं और थपथपाते हुए कहते हैं, चिंता मत करो, मुझे उस बच्चे पे विश्वास है। उसके होते हुए तुम्हारी ग्रैंड डॉटर और उस बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर हाई जोंगतियान काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। साथ ही हेवन डिवोरिंग ड्रैगन वो तुरंत ही हाई मोचेंग को ग्रीट करता है और अपना सिर हिला देता है। हालांकि इस टाइम पे दोनों लोग काफी ज्यादा टेंशन में थे, लेकिन इनसे भी ज्यादा कोई टेंशन में होता है जो कि घबराया हुआ होता है वो होते हैं एंसेस्टर जियो जुआन, जिनकी पूरी बॉडी इल्यूजनरी हो गई थी और उनका ऑरा काफी ज्यादा कमजोर हो गया था और इस टाइम पे उनकी स्पिरिचुअल पावर पहले ही लगभग डेड हो चुकी थी और अब वो और ज्यादा बर्दाश्त करने में कैपेबल नहीं थे। वो बस जबरदस्ती अपने आप को बनाए हुए थे ताकि जोयान वापस आ जाए और जोयान का ही वो वेट कर रहे होते हैं। और इस टाइम पे उनकी स्पिरिचुअल पावर अब काफी बिल्कुल भी नहीं थी, जिसका मतलब था कि किसी भी टाइम वो अपना कंट्रोल खो सकते थे, जिसके बाद सिचुएशन और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती थी। उसी टाइम पे एम्प्टी रियलम के अंदर जूमियान और लिंगर एक साथ चल रहे होते हैं और जोयान के ब्लैक डोपिंग और स्पीड वाली पिल के कारण वो लोग काफी ज्यादा तेज भी थे और इस जगह से बाहर निकलने के लिए वो ज्यादा दूर नहीं होते। रास्ते में उन्होंने तहस नहस पहाड़ों और कटे फटे जंगलों को भी देखा था, जिसके कारण उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी सी ट्राइब के कारण ये जगह ऐसी हो गई है। इस टाइम पे जोयान भी अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ आगे की तरफ ही दौड़ रहा था। हालांकि उसकी स्पीड अभी भी उतनी ज्यादा बिल्कुल भी नहीं थी और साथ ही साथ कंटिन्यू फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करने के कारण अब जोयान की जो स्पीड होती है वो भी धीमी होती जा रही होती है। और आसपास के मैजिकल बीस्ट जैसे ही जोयान को सेंस करते हैं तो तुरंत काफी ज्यादा वाइल्ड तरीके से जोयान की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर जोयान के पास उन्हें मारने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होता, जिसके कारण जोयान की फिजिकल स्ट्रेंथ और भी ज्यादा कम होती जा रही थी और जोयान को भी पता था कि अगर ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो वो यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। हालांकि तभी एक गड़गड़ाहट की आवाज आती है और ये पूरा ही एरिया हिलने लगता है। पेड़ पौधे और पहाड़ डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और चारों तरफ अंधेरा छाने लगता है, समुद्र उबलने लगता है। ये देखकर जोयान काफी ज्यादा शॉक होता है और अपनी डुईकी को एक्टिवेट कर लेता है और इसके बाद कहता है, डैम इट, ये एरिया एक बार फिर से ढहना शुरू हो गया है। जोयान समझ गया था कि अब उसके पास टाइम बहुत कम है और अगर वो जल्द से जल्द इस जगह को नहीं छोड़ता तो उसके साथ क्या होगा उसे भी नहीं पता। उसी टाइम पे जियो जुआन जो कि डीप सी में थे, उनकी स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा थकावट के कारण लाइट बॉल में बदल जाती है जो कि मुट्ठी के आकार की थी और वहाँ पे एक साइलेंस छा जाता है। उसी टाइम पे हाई मोचेन जब ये देखते तो उनके हाव भाव काफी ज्यादा बदल जाते हैं और वो तुरंत स्पीड के साथ उसे सोल एसेंस को पकड़ लेते हैं और अपनी फ्लेम से उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं ताकि उसे कोई भी नुकसान न पहुंचे। उसी टाइम पे हाई जोंगतियान भी तेजी से आगे बढ़ते हैं और जो जुआन की ऐसी हालत को देखकर उनके फेस इंप्रेशन और भी ज्यादा सैड हो जाते हैं। साथ ही उनके माथे से पसीना बहने लगता है और इसके बाद वो एम्प्टी रियलम को देखने लगते हैं। उन्हें पता था कि बिना स्पिरिचुअल पावर के सपोर्ट के ये जगह पहले ही कोलैप्स होना स्टार्ट हो गई होगी और साथ ही साथ वो आखिरी दिन जो जियो जुआन ने जोयान को बताया था वो भी लगभग कंप्लीट हो चुका था। तभी हाई मोचेन कहते हैं, हम केवल उम्मीद ही कर सकते हैं कि जोयान ने उन तीनों को ढूंढ लिया हो और हो सकता है एंट्रेंस गेट पर ही हो। हालांकि इस टाइम पे जोयान आगे की तरफ भाग रहा था और उसी टाइम पे जूमियार और लिंगर एग्जिट गेट के पास पहुंच चुके थे और इस टाइम पे वो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। हालांकि वहां पहुंचकर उनको बाहर निकलने की जल्दी बिल्कुल भी नहीं होती और वो रुककर जोयान को देखने लगते हैं। हालांकि उन्हें जोयान कहीं भी नहीं दिखाई देता और साथ ही साथ चारों तरफ की वो ढहती हुई जगह को भी देख सकते थे, जिसके कारण वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और जोयान की टेंशन होने लगती है उन्हें। आखिरकार जोयान ने उन दोनों को भागने के लिए न जाने कितने मैजिकल बीस्ट के साथ फाइट को स्टार्ट कर दिया था और जोयान केवल इस हालत में उन दोनों के कारण ही था, इसीलिए उन लोगों को काफी बुरा लगता है और वो बिना जोयान के यहाँ से जाने के लिए रेडी नहीं होते। जोमियान ने लिंगर का हाथ पकड़ रखा होता और वो उसी डायरेक्शन में देख रहा था
जहाँ से वो आए थे और जोयान का वेट करने लगते हैं। हालांकि तभी एक गड़गड़ाहट के साथ ब्लैक कलर की लाइटिंग चारों तरफ होने लगती है और आसपास की सभी चीजों को डिस्ट्रॉय करने लगती है और चारों तरफ सिर्फ आग ही आग होती है। ये देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था एक बार अगर ये लाइटिंग उनके ऊपर हो गई तो उनके पास बचने का कोई भी मौका नहीं होगा। तभी लिंगर कहती है, एल्डर ब्रदर जो, मिस्टर जोयान अभी भी बाहर क्यों नहीं आए? इस टाइम पे वो भी जोयान को लेकर काफी ज्यादा घबराई हुई होती है। तभी जू मियान कहता है, आराम करो, वो ठीक होंगे और बहुत जल्दी ही आएंगे। आखिरकार मिस्टर जोयान की पावर सभी एलाइट डाउडी में सबसे पावरफुल है जिन्हें मैंने अब तक देखा है, तो हमें थोड़ा देर और इंतजार करना चाहिए। और इसके बाद वो कहता है 15 मिनट, अगर मिस्टर जोयान 15 मिनट में बाहर नहीं आते तो हम यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर लिंगर भी तुरंत ही अपना सिर हिला देती है, क्योंकि इस टाइम पे वो काफी ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन वो इंतजार करने लगती है। इस टाइम पे जोयान ने अपनी डुई जो कि अभी अभी रिकवर की थी मेडिसिनल पिल के इफेक्ट से, तुरंत उसकी पावर का यूज करके आगे की तरफ बढ़ने लगता है। और इस टाइम पे जोयान पसीने से तरबतर था और उसका ब्लैक डोपेंग पूरी तरीके से भीग गया होता है। इस टाइम पे जोयान नीचे देख सकता था कि जमीन पहले ही धंस चुकी है और एक अंतहीन खाई ही उसे नीचे दिखाई दे रही थी। साथ ही आसमान में ब्लैक कलर की लाइटिंग और आसपास भाग रहे मैजिकल बीस्ट। इस टाइम पे ये देखते हुए ऐसा लग रहा था कि जैसे ये दुनिया वापस से डिस्ट्रॉय होकर क्रिएट हो रही हो। हालांकि तभी जोयान के आसपास से अचानक एक ब्लैक कलर की लाइटिंग निकलती है, जिसे जोयान डॉज करता है, लेकिन उसकी लाइटिंग का कुछ इफेक्ट जोयान की बॉडी में आ जाता है, जिससे जोयान की बॉडी तुरंत ही काफी ज्यादा सुन्न हो जाती है और अनकंट्रोलेबल तरीके से नीचे गिरने लगती है। हालांकि एक लाइटिंग बोल्ट से डॉज करने के कारण अचानक ही दूसरी लाइटिंग जोयान की तरफ बढ़ने लगती है, जबकि जोयान की बॉडी अनकंट्रोलेबल तरीके से नीचे जा रही थी। और जब उस लाइटिंग और जोयान के बीच केवल 10 फीट की दूरी रहती है और इतनी कम डिस्टेंस जहाँ पे एक 9 स्टार डाउडी भी इसे डॉज नहीं कर सकता था, प्रेजेंट टाइम पे थके हुए जोयान की तो बात ही दूर थी। हालांकि वो लाइटिंग बस जोयान से टकराने ही वाली थी कि तभी अचानक एक अजीब तरीके से जोयान उसे डॉज करता है और काफी आगे निकल जाता है। हालांकि इस टाइम पे जोयान अपने कंधे में देखता है तो वहाँ पे कुछ छोटे मोटे लाइटिंग बोल्ट घूम रहे होते हैं और उसकी बॉडी में काफी ज्यादा पेन हो रहा था, लेकिन जोयान खुश होने के बाद इन्हें इग्नोर कर देता है। और इसके बाद अपने पीछे देखता है तो येलो कलर की एक एलिजिनरी फिगर होती है जो कि ढेर हो गई थी, और ये होती है 4 सेंट स्किल में से तीसरी स्किल, विंग एलिफेंट स्किल, जिसे जोयान ने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करके शो किया था और इसी की हेल्प से जोयान इसे डॉज कर पाया था। हालांकि इस टाइम पे जोयान काफी ज्यादा वीक हो चुका था, लेकिन वो अपने सामने देखता है कि लाइटिंग बोल्ट एक बार फिर से फुल पावर के साथ उसकी तरफ बढ़ने वाला है। हालांकि तभी जोयान एक बार फिर से विंग स्किल का यूज करके तुरंत ही यहाँ से वहाँ गायब होता है और टेलीपोर्ट होने लगता है। और अब जोयान बिल्कुल भी नहीं रुकता और बस आगे बढ़ता जाता है। उसी टाइम पे जू मियान और हाई लिंगर जो उस गेट के सामने बैठे हुए थे, थोड़ी सा उदास होते हुए ये उम्मीद करते हैं कि हो सकता है जोयान अब बाहर नहीं आएगा, इसलिए तुरंत ही उस एंट्रेंस गेट के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो चलो गाइस, ये एपिसोड अब मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आज घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, आप लोगों ने वॉइस भी सुनी होगी, शायद वीडियो में आ गई हो, तो इसी कारण से वीडियो लेट हो गया था और मैंने मॉर्निंग पे ही वीडियोस को अपलोड कर दिया था ताकि ये शुरू होने से पहले आप लोग को वीडियो मिल जाए। तो आज के लिए सॉरी कि वीडियो लेट आया है, क्योंकि आप लोग को पता है कि जब घर में काम होता है तो उन्हें करना पड़ता है, वरना घर वाले ताने भी सुनाते हैं और बातें भी सुनाते हैं। तो ओके, गुड नाइट 3N फैमिली, मैं मिलता हूँ आपसे मॉर्निंग के एपिसोड पे।